सुप्रभात विद्यार्थियों। सातवाहन मंच पर हमारा एक चौथा वीडियो है जो कि हमारे बीए पाल प्रथम इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस में सम्मिलित है। सातवाहन वंश के पिछले वीडियो में हमने सातवाहन शासकों के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उनकी धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं सातवाहन युगीन कला व स्थापत्य किस प्रकार का था। ये पहली स्लाइड में मैंने एक स्तूप का चित्र इंसर्ट किया है, जिसे देखने से स्तूप के बारे में हमारी जो समझ है थोड़ी अच्छी बनेगी कि कहाँ हरिमिका होती है, कहाँ तोरण द्वार होता है, कहाँ अंड होता है और कहाँ मेढ़ी होती है, ताकि हम सातवाहन कालीन स्तूपों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। वो खुद भी ब्राह्मण थे। उन्होंने वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। शिव, गौरी, कार्तिकेय, कृष्ण इत्यादि देवताओं को वो मानते थे। इसके बावजूद उन्होंने बौद्ध धर्म और बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। दक्षिण भारत में हमें सातवाहन कालीन जो भी स्थापत्य की उन्नति दिखाई देती है, उसमें बौद्ध कला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस काल में नए स्तूपों का निर्माण हुआ तथा जो पुराने स्तूप थे उनका जीर्णोद्धार सातवाहन शासकों ने करवाया। स्तूपों में अमरावती का स्तूप, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध स्तूप है। यद्यपि यह मूल रूप से नष्ट हो गया है मूल स्थान से, लेकिन इसके अवशेष अभी भी कलकत्ता, मद्रास एवं लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हुए हैं। इस अमरावती के स्तूप की जो वेदिका है और इसका जो गुंबद है वो संगमरमर से बना हुआ है, और गुंबद के शीर्ष पर पहले जब यह स्तूप अपने मूल रूप में था तब एक मंजूषा थी जिसके ऊपर लोह छत्र लगा हुआ था। अनुमान किया जाता है कि यह स्तूप काफ़ी बड़ा रहा होगा। इसकी जो वेदिका स्तंभ है उसको ईंटों की चौकियों पर स्थापित किया गया था। स्तंभों के ऊपर उशनीश, एक टोपीनुमा जो सैनिक जो लगाते हैं अपने सिर के ऊपर कैप, उसी प्रकार का एक उशनीश तथा दो स्तंभों के मध्य 3-3 सूचियाँ लगाई गई थी, और सभी के ऊपर हमें एक कलापूर्ण नक्काशी दिखाई देती है। वेदिका के चारों ओर 26 फुट चौड़ा एक तोरण द्वार भी बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप 200 ईसा पूर्व के आसपास बना था और वाशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इसके जो स्तंभ है उसके ऊपर जातक कथाओं के चित्र तथा बुद्ध का अंकन, प्रतीक तथा मूर्ति रूप दोनों में हमें दिखाई देता है। यह अमरावती का स्तूप किस प्रकार का था, जो कि आज अपने मूल स्थान पर मौजूद नहीं है, इसका चित्र मैंने इंसर्ट किया है। इसकी हमें कलापूर्ण नक्काशी हमें इस स्लाइड में भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ये जो इसके बाद आंध्र प्रदेश में ही अमरावती से 95 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुन पहाड़ी, जो कि कृष्णा नदी के तट पर हैं, वहाँ हमें 3वीं शताब्दी ईस्वी में स्तूपों के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं, जिसे नागार्जुन कोंडा का स्तूप कहा जाता है। नागार्जुन कोंडा से जो स्तूप हमें मिलते हैं वह वैसे तो अमरावती के स्तूपों के समान ही हैं, और यहाँ का जो सबसे बड़ा स्तूप हमें मिला है जिसे महास्तूप कहा जाता है वह गोलाकार था। इसका व्यास 106 फीट और ऊंचाई 80 फीट के लगभग थी। भूतल पर 13 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ, जिसे हम परिक्रमा पथ कहते हैं, जिसके चारों ओर, वो भी हमें प्राप्त होता है। स्तूप के ऊपरी भाग को बाद में उत्कीर्ण शिलापटों से सजाया गया था, अलंकृत किया गया था, और इन शिलापटों पर हमें बौद्ध धर्म से संबंधित कथानक उत्कीर्ण मिलते हैं, जिसमें से जातक कथाओं से संबंधित दृश्य भी हैं। इन बौद्ध धर्म से संबंधित दृश्यों में बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन
महामाया का स्वप्न, मार विजय इत्यादि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इस नागार्जुनकोंडा स्तूप की जो प्रमुख विशेषता है वो आयकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था जिसे स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में बढ़ाकर बनाया जाता था। नागार्जुनकोंडा के आयकों पर अमरावती स्तूप की भांति ही अलंकृत शिलापट लगाए हुए हमें दिखाई देते हैं। इस स्तूप की वेदिका में प्रवेश द्वार तो है किंतु तोरणों का अभाव है। स्तूप से मिले अभिलेखों से पता चलता है कि इक्ष्वाकु शासकों की रानियों का बौद्ध धर्म के प्रति गहरा लगाव था और उन्हीं की प्रेरणा से ये नागार्जुनकोंडा का स्तूप बनवाया गया था। यहाँ इस बड़े स्तूप के अतिरिक्त कई छोटे छोटे स्तूप भी हमें दिखाई देते हैं। अमरावती तथा नागार्जुनकोंडा के स्तूपों के अतिरिक्त हमें सातवाहन काल में अन्य स्थानों जिनमें भट्टीप्रोलु, पैऊगंज, गोली, जगयपेट, घंटसाल इत्यादि से भी अनेक स्तूप, चैत्य तथा विहारों के निर्माण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये आंध्र प्रदेश का मैंने एक नक्शा इंसर्ट किया है जिससे हमें अमरावती को विशेष तौर से जगयपेट, अमरावती यानी जहाँ सातवाहन काल में स्थापत्य का निर्माण हुआ था उन स्थानों को जानने में काफ़ी सुविधा होगी कि ये स्थान आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ थे। जहाँ मेरी अंगुली है वहाँ हमें अमरावती जो गुंटूर ज़िले में है वो दिखाई दे रहा है। इसके पास ही जगयपेट है और बाकी के अन्य जो आंध्र प्रदेश के नगर है वो भी हमें इस नक्शे के माध्यम से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सातवाहन काल में कई चैत्य एवं विहारों का भी निर्माण हुआ। इस काल में पश्चिम भारत में पर्वत गुफाओं को काटकर चैत्यगृह बनाए गए। चैत्यगृह एक प्रकार से प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के शवदाह के पश्चात उनके बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई थी उन्हें ही चैत्य कहा जाता है, चैत्य अथवा स्तूप कहा जाता है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। एक प्रकार से चैत्यगृह को हम बौद्ध मंदिर कह सकते हैं या बौद्ध उपासना के केंद्र भी हम कह सकते हैं। तो प्रारंभ में जो चैत्य बने वो खुले स्थान पर बने थे किंतु बाद में उन्हें बड़े बड़े भवन बनाकर उनके अंदर स्थापित किया गया। उनको चैत्य ग्रह कहा जाने लगा। ये दो प्रकार के होते थे। कुछ चैत्य ग्रह पहाड़ों को काटकर बनाए गए थे और कुछ को ईंट पत्थरों की सहायता से खुले स्थान में बनाया गया था। पहाड़ों को काटकर जो चैत्य ग्रह बनाए गए थे वो एक प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं के रहने के आवास स्थान भी थे। चैत्य ग्रह एक प्रकार के गुहा मंदिर थे जो स्तूपों के पास बनाए जाते थे। इन चैत्य गृहों में जो सातवाहन काल में जो चैत्य गृह बने उनमें कार्ले एवं कन्हरी के चैत्य गृह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चैत्य गृहों को हम वस्तुतः बौद्ध धर्म का देवालय कह सकते हैं। इनके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ जिसे हम परिक्रमा पथ कहते हैं अपनी भाषा में, जो मंदिरों के चारों ओर होता है वो भी बना हुआ था। बाजा, कोंडने, पीतलखोरा, अजंता, बेड़सा, नासिक, जुन्नार इत्यादि स्थानों पर भी हमें चैत्य गृहों के साथ साथ ही गुहा विहार भिक्षुओं के रहने के लिए बने हुए दिखाई देते हैं। इस अगली स्लाइड में मैंने कार्ले का जो चैत्य है जो गुफाओं को काटकर उसके अंदर बनाया गया है उसका चित्र इंसर्ट करने का प्रयास किया है। आज से लगभग 1700-1800 साल पहले किस प्रकार की सुंदर नक्काशी की गई थी, ये उनकी उन्नत कलात्मक ज्ञान और स्थापत्य की प्रगति को दर्शाता है। कार्ले का जो चैत्यगृह है वो काफ़ी बड़ा है और सबसे सुरक्षित दशा में भी है अभी वर्तमान में। यह मुख्य द्वार से पीछे के द्वार तक 24 फीट 3 इंच लंबा, 25 फुट 7 इंच चौड़ा तथा 45 फुट के लगभग ऊंचा है। यह गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल
स्तंभ है तथा स्तंभ के ऊपर 4 सिंह विराजमान हैं। और इसी प्रकार का चैत्य हमें कन्हेरी में भी गुफा में मिलता है, जिन पर हमें बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। इन स्तूप, चैत्य और विहारों के बाद हम देखते हैं सातवाहनकालीन भाषा एवं साहित्य की उन्नति को। सातवाहन काल में महाराष्ट्री प्राकृत भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती थी, और प्राकृत भाषा एक प्रकार से हम सातवाहनों की राजभाषा इसको अपन कह सकते हैं। सभी सातवाहन शासकों के जो अभिलेख है वो हमें प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए मिलते हैं। सातवाहन शासक हाल का प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती भी हमें प्राकृत भाषा में मिलता है। इसी हाल के दरबार में 2 विद्वान रहते थे, गुणाढ्य और सर्ववर्मन। गुणाढ्य की रचना बृहत कथा प्राकृत भाषा में, एक प्रेस जिसे पैसाची प्राकृत भाषा कहा जाता है, उसमें मिलती है, और सर्ववर्मन की रचना कातंत्र संस्कृत भाषा में हमें मिलती है। तो इस प्रकार प्राकृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी दक्षिण में इस समय एक प्रकार से हम कह सकते हैं बोलबाला था, जोड़ था, ये भी एक प्रकार से विकसित अवस्था में हमें दिखाई देती है। इस प्रकार सातवाहन काल का कला स्थापत्य में हम स्तूप, और स्तूपों में भी हम अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप, और चैत्यों में हम कार्ले एवं कन्हेरी के चैत्यों की हम बात कर सकते हैं। इनके भाषा और साहित्य के अंतर्गत हम प्राकृत भाषा की उन्नति और विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि प्राकृत भाषा है, इनके अभी जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में मिले हैं, और वही इनकी राजभाषा थी। ये हमें सातवाहनकालीन संस्कृति के संबंध में ध्यान रखना है। इस प्रकार संस्कृति के सभी क्षेत्रों में सातवाहन काल में हमें अच्छी उन्नति देखने को मिलती है। जय हिंद।